हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपके क्लास 10 जियो का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एंड एज ऑलवेज ये एक इजी एक्सप्लेन वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके नोट्स, स्लाइड्स एंड पीवाईक्यूज का पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन चेक इट आउट। बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन necessitates the need of transport। यहाँ पे जो सप्लाई लोकेशन है इसका मतलब है फैक्ट्रीज जहाँ पे गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है, और डिमांड लोकेशन मींस मार्केट जहाँ पे हम जैसे कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। तो सिंपल भाषा में फैक्ट्री से मार्केट तक किसी भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ने लगी। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक दूसरे को सपोर्ट करना या एक दूसरे से इंटरलिंक रहना। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट इज एफिशिएंट एंड फास्ट ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट्स द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली और फास्टली डेवलप हो रहा है तो वो वर्ल्ड को ग्लोबल विलेजेस में कन्वर्ट कर रहा है, इन द सेंस हर एक एरिया को एक साथ जोड़ रहा है। सेकेंड इज today the trade from local to international level has added vitality to economy। मीन्स हमारा जो ट्रेड है इस ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की वजह से, उसके डेवलपमेंट की वजह से लोकल से इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका है, एंड इससे इकोनॉमी में एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। थर्ड इज इट हैज़ enriched our life and added amenities and facilitates for comforts of life। इट मीन्स कि जैसे जैसे इन सब का डेवलपमेंट हुआ तो हमारी लाइफ और ज़्यादा एनरिच होते चले गई एंड हमारे लाइफ में सुविधाएं बढ़ती गई। अमेनिटीज का मतलब वही है, सुविधाएं, एंड इससे हमको काफ़ी कंफर्ट मिला। वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम दो। फोर्थ इज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इनके कॉम्प्लीमेंट होने का एक मेजर रीज़न क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है और हो चुकी है और आगे भी होते रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है रोडवेज का। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जिसकी वजह से हमारी जो सिटीज है वो एक दूसरे से लिंक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज। मीन्स हमारे इंडिया में रोडवेज रेलवेज के आने से पहले से है, एंड इसका डेवलपमेंट रेलवेज के डेवलपमेंट को भी पीछे छोड़ चुका है, जिसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मच लोअर। मतलब रोड्स को बनाने में जो कॉस्ट लगता है वो रेलवे से बहुत ज़्यादा कम होता है और चीपर रहता है। सेकेंड इज इट कैन प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोडवेज के थ्रू हम इजिली किसी को भी कोई भी सर्विस उनके डोर स्टेप में प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही अमेजोन वाला आपका सामान लेके आया तो ये रेलवेज का यूज़ करके तो नहीं आएगा, ये डायरेक्टली बाइक का यूज़ करके रोडवेज के थ्रू आपके घर आएगा, सामान छोड़ेगा, पैसा लेगा और चल देगा। थर्ड इज रोड कैन ट्रेवर्स कंपेरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। मीन्स जैसे पहाड़ या नदियां हैं तो उनके बीच में रेलवेज का कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है, बट दो पहाड़ के बीच में हमें रोडवेज निकालना है तो हम समहाउ वो कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। फोर्थ इज रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स। हायर ग्रेडियंट यानी पहाड़ी रास्ते, वहां पे हम रेलवेज नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रेन उतना ऊपर डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, वो उतना एलिवेशन नहीं ले पाएगा। बट रोडवेज हम बना सकते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत लाइट वेट रहती है, सो वो एनीहाउ चढ़ तो जाएगी। फिफ्थ इज रोड्स ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब हमें कहीं आसपास 8-10 किलोमीटर की दूरी में जाना है तो हम ट्रेन का वेट तो नहीं करते रहेंगे। उस केस में हम गुड्स और सर्विसेज या कोई भी पर्सन्स को डायरेक्टली अपने व्हीकल्स के थ्रू भेज देंगे, एंड इससे टाइम भी बचेगा और ये चीपर भी रहेगा। सिक्स्थ इज इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। मीन्स कि जैसे हमें रेलवे स्टेशन तक जाना है या एयरपोर्ट्स तक जाना है तब भी तो हम रोडवेज का ही यूज करेंगे ना, उसके लिए तो कोई ट्रेन हमारे घर में नहीं आने वाला। इसके बाद क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इंडियन रोडवेज, देखते हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज हाई एंड लेस रोड डेंसिटी। मतलब हमारे इंडिया का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो लोग रोडवेज के थ्रू काफी ट्रैवल करते हैं, एंड इंडिया की रोड डेंसिटी कम रहती है, मतलब रोड ज्यादा पतले होते हैं, ज्यादा चौड़े नहीं होते, तो उस केस में फिर ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं एंड लोगों को डिलेज झेलने पड़ते हैं।
सेकेंड इज मैनी रोड्स आर अनमेटल्ड स्पेशली इन रूरल एरियाज। मीन्स कई सारे रास्ते आज भी हमारे इंडिया में कच्चे हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो वो एक प्रॉब्लम है जो हमारे इंडियन रोडवेज फेस करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन बेसिस ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी के बेसिस में रोड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये वो रोड है जो कि 4 बिग सिटीज कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को लिंक करने का काम करता है और ये 6 लेन हाईवे से कनेक्टेड है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है रोडवेज का। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के 4 मेगा सिटीज के बीच में ट्रेवल टाइम और डिस्टेंस को कम किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो, बिकॉज ये 4 सिटीज काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था NHAI से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट इसमें आता है नेशनल हाईवेज। ये रोडवेज का नेटवर्क इंडिया के एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करता है जो नेशनली हाईवेज पे बनी होती है, एंड इसके सब्सिक्वेंट में जितने एरियाज होते हैं वो भी इसी नेटवर्क के पार्ट बनते चले जाते हैं। इट इज लेड एंड मेंटेन्ड बाय CPWD। मीन्स इसको मेंटेन CPWD वाले करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ 4 नेशनल हाईवेज बताया है। NH1 जो कि दिल्ली से अमृतसर तक है और इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। NH2 आसाम से मिजोरम तक, NH3 अमृतसर से लद्दाख, NH78 दिल्ली चेन्नई, और ये जो शेरशाह सूरी मार्ग है इन दिल्ली चेन्नई रोड है, इसी को हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, एज ये काफी लंबा रोड है। फिर इसमें आता है स्टेट हाईवेज। यह क्या करता है, स्टेट कैपिटल को उसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। जैसे छत्तीसगढ़ है तो उसका कैपिटल रायपुर है, तो ये रायपुर को बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे भिलाई, दुर्ग, बस्तर ये सबसे कनेक्ट करता है और इसको मेंटेन करता है PWD यानी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उस डिस्ट्रिक्ट के बाकी एरिया से कनेक्ट करता है। जैसा रायपुर है तो यहाँ जो भी इस टाउन के अंदर रोड्स होंगे वो सब डिस्ट्रिक्ट रोड है और इसको मेंटेन करता है जिला परिषद, जो कि एक लोकल बॉडी है। नेक्स्ट इज अदर रोड्स, जो कि रूरल एरियाज को टाउन से कनेक्ट करता है, और ये वो रोड्स हैं जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट इज बॉर्डर रोड्स। इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्या करता है, बॉर्डर एरियाज में जो रोड्स रहते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करवाता है और मेंटेन करता है। इट इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफरेंट टेरेन। मतलब कि जैसे हमारी आर्मी को फूड, शेल्टर, डिफेंस इक्विपमेंट्स या किसी भी चीज की नीड है तो हम इजिली टेरेन्स को पास करके उन तक वो पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, यानी किस मटेरियल से रास्ते को बनाया जा रहा है उस बेसिस में भी इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मेटल रोड, अनमेटल रोड। मेटल रोड जो पक्का रोड होता है उसे कहते हैं, एंड ये यूजुअली सीमेंट का बना होता है जिसपे अच्छे खासे रोलर्स चलाए जाते हैं, एंड इसमें वो डामर डाला जाता है जिससे कि रोड्स ऑल वेदर रोड बन जाता है, मतलब किसी भी सीजन के लिए फेवरेबल है। अनमेटल रोड जो जनरली मड, मिट्टी, पत्थर से बने होते हैं, ये कच्चे रास्ते होते हैं जो कि बेसिकली रूरल एरियाज में पाए जाते हैं। इनका यूज हम रेनी सीजन में नहीं कर सकते क्योंकि इनमें गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों में पानी भर जाया रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवेज। इंडियन रेलवेज आर द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स। इंडियन जो रेलवे होते हैं वो प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एज मोस्ट ऑफ द पीपल इसी को चूज करते हैं अपने ट्रैवल के लिए। सेकेंड इज इट हेल्प्स टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज। जैसे कोई रेलवेज का यूज बिजनेस ट्रैवल के लिए करता है, कोई पिलग्रिम ट्रैवल के लिए करता है यानी तीर्थ वगैरह, या कोई और अदर चीजों के लिए यूज करता है, तो उस टाइप का। थर्ड इज इट बाइंड्स इकोनॉमिक लाइफ एंड एक्सेलरेट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये हमारी इंडियन की इकोनॉमिक लाइफ को इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर से बाइंड करके डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है। और ये जो फोर्स है ये पिछले 150 सालों से चला आ रहा है। ये इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। फर्स्ट ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में, और इंडियन रेलवेज को 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज। क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी तो देखते हैं। फर्स्ट इज रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए रिवर्स के अक्रॉस हमें ब्रिजेस बनाने पड़ रहे थे,
जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। सेकेंड इज जो हिली पेनिनसुलर एरियाज थे वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए हमें गैप्स और टनल्स बिल्ड करने पड़ते थे या किसी लो हिल्स में बिछाना पड़ता था, जो कि अपने आप में पॉसिबल नहीं हो रहा था। थर्ड इज हिमालयन माउंटेन्स के रीजन में हम ट्रैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो काफ़ी अनफेवरेबल प्लेस भी है, दो उसका एलिवेशन पॉइंट काफ़ी हाई है। तो बेसिकली एक नॉर्मल एरिया में इसको लगाना फेवरेबल रहता था, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होते थे, और पॉसिबल होते भी थे तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते थे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स देखते हैं। हमारे यहाँ इंडियन आज भी बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, जो कि सबसे बड़ा और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज जो ट्रैवल करता है वो रेलवे प्रॉपर्टीज को डैमेज करता है, कुछ तोड़ दिया, सॉकेट खराब कर दिया एंड ऑल। कुछ लोग सीधा रेलवे प्रॉपर्टी का सामान चुरा लेते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। थर्ड इज अनवांटेड चेन पुलिंग, मीन्स अपने मजे के लिए लोग बिना मतलब चेन को खींच देते हैं, जिससे ट्रेन एकदम सडनली स्टॉप हो जाती है और उसका जो मैकेनिज्म होता है उसको इफेक्ट पड़ता है। डिलेइंग ट्रेन्स, मतलब मौसम खराब अगर हो गया तो ट्रेन कुछ आधा घंटा 15 मिनट ऐसे डिले हो जाता है, जिससे ओवरऑल लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिफ्थ इज लैंडस्लाइड एंड सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन सम स्ट्रेचेस, मीन्स कुछ जगहों में जहाँ पे हैवी रेन्स वगैरह आती है वहाँ कभी सडनली लैंडस्लाइड आने से रूट पूरा जाम हो जाता है एंड ट्रेन्स डिले हो जाती है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज pipelines. This transport network has a new arrival or transportation map of India. Means India के transportation map है, उसमें as a new mode of transport pipeline emerge हुआ है, जिसका पहले के टाइम में यूज बेसिकली सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता था, बट आज की डेट में इसका यूज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने में भी होता है। एक्चुअली होता क्या है, फैक्ट्रीज में थ्रू आउट द एरिया ऐसे लोग पाइपलाइन बिछा देते हैं एंड देन जहाँ से इनका प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ जहाँ से भी इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वहाँ से इसको मेन एरियाज में थ्रू पाइपलाइंस भेजा जाता है। सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। स्लरी कैसे बनता है? जब हम कंसंट्रेटेड ओर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो स्लरी बनता है। ये फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है एंड सब स्लरी एज अ लिक्विड बन जाता है, तो हम उसको ईजिली पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट इज हाई बट सब्सिक्वेंट कॉस्ट इज मिनिमल, इन द सेंस कि जब पहली बार हम इस पाइपलाइन को बिछा रहे होते हैं, या कह सकते हो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, बट उसके बाद जो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है, उसका जो मेंटेनेंस होता है, वो सब काफ़ी कम रहता है एंड इट इज़ टू वर्दी। इनफैक्ट सारी चीज़ें एकदम ईजिली ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उनके डेस्टिनेशन पे। के भी कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, जैसे आसाम से कानपुर, ये एक ऑयल फील्ड है। सलाया गुजरात से लेके जलंधर पंजाब तक। और थर्ड इज हाजिरा गुजरात टू यूपी, ये एक गैस पाइपलाइन है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है वाटरवेज, दैट सिंपली मीन्स सी रूट्स। इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ये एक सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड ये मोस्टली हैवी एंड बल्की गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी है, एज ए जनरली वाटर में चल रहा होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मीन्स जब पेट्रोल यूज़ नहीं हो रहा, डीजल यूज़ नहीं हो रहा, तो एयर पोल्यूशन को कोई सीन ही नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज इंडिया में जो इनलैंड वाटरवेज है वो अराउंड 14,500 किलोमीटर्स इतने लेंथ में बिछे हुए हैं, या इतने लेंथ में पानी है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनलैंड नेशनल वाटरवेज। कौन से सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज हैं? जैसे नेशनल हाईवेज थे, वैसे ही अब नेशनल वाटरवेज को देखते हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा रिवर बेल्ट इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है, ये अराउंड 1620 किलोमीटर्स का है। नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र रिवर से ढबरी के बीच में ये पड़ता है और ये अराउंड 891 किलोमीटर्स का है। नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल जो कि केरला में प्रेजेंट है, वो ये 205 किलोमीटर लेंथ में। 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी, मतलब कि जो 95% ट्रेड होता है हमारी कंट्री का वो वाया सी रूट्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर सी पोर्ट्स। कहाँ पे कौन सा पोर्ट सिचुएटेड है, चलो देखते हैं। वेस्टर्न सी पोर्ट्स, इसमें फर्स्ट आता है कांडला पोर्ट। इसको दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट था वो तो अलग हो गया एंड ये हमारे इंडिया के मेजर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को हैंडल करता है।
इसको बनाने का एक और रीज़न था ताकि मुंबई पोर्ट का जो ट्रेड है उसमें थोड़ी सी हेल्प हो सके। मुंबई पोर्ट बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट है जहां बहुत एक अच्छा नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है बना हुआ है। कुछ भी चीज़ें वहाँ एज आर्टिफिशियल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये अगेन क्यों बनाया गया था, ताकि मुंबई पोर्ट को थोड़ा सपोर्ट मिल सके, वहाँ ज़्यादा कंजेशन ना हो, और ये नवी मुंबई में प्रेजेंट है एज अ हब इस पोर्ट को सर्व करता है। मारमगुआ पोर्ट ये आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। इनफैक्ट 50% आयरन और एक्सपोर्ट यहीं से होता है बाकी कंट्रीज में। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में प्रेजेंट है। ये जनरली आयरन और एक्सपोर्ट को देखता है जो कुदेरमुख माइंस में निकलती हैं। कोची पोर्ट ये एकदम एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट हो जाता है। ये एक लगून पोर्ट है जिसमें पूरा एक नेचुरल हार्बर बिल्ट हुआ है, नथिंग इज आर्टिफिशियल। फिर आता है ट्यूटिकोरिन पोर्ट, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये हमारे साउथ के आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ के ट्रेड को ये देखता है, जैसे श्रीलंका या मालदीव्स। चेन्नई पोर्ट ये एक ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ट्रेड और कार्गो शिप के मामले में ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट ये काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है एंड ये भी जनरली आयरन और एक्सपोर्ट्स के लिए है। पारादीप पोर्ट ये ओडिशा में है, ये भी आयरन और के एक्सपोर्ट्स में स्पेशलाइज्ड है। कोलकाता पोर्ट ये एक रिवराइन पोर्ट है, यानी ये नदियों पे बना हुआ पोर्ट है, ना कि समुद्र में, ना कि ओशंस में। एंड ये रिवर पे बना है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है और ये एक टाइडल पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट इसको एज अ सब्सिडियरी पोर्ट डेवलप किया गया था ताकि कोलकाता पोर्ट में प्रेशर ना बने। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयरवेज। ये एक फास्टेस्ट, प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये 1953 में नेशनलाइज हुआ था इंडिया के लिए। जो एयर इंडिया है वो बेसिकली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों भी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिफिकल्ट टेरेंस वाले एरियाज को कवर कर लेता है, जो कि रेलवेज में पॉसिबल नहीं होता। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो एक कंपनी थी, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को उनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कम्युनिकेशन। ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है। इसमें दो टाइप का आता है, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। पहले देखते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन को। इसमें फर्स्ट आता है इंडियन पोस्टल नेटवर्क। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क एरिया है। इसमें फर्स्ट आता है फर्स्ट क्लास मेल्स, जिसमें कार्ड्स एंड एनवेलप्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है थ्रू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकेंड क्लास मेल बुक्स और पार्सल्स जो कि सरफेस मेल्स के थ्रू जाता है, लाइक लैंड एंड ट्रांसपोर्ट, जैसे अमेजोन की डिलीवरी होती है, बिल्कुल सेम। देन कम्स हियर इज 6 मेल चैनल्स। ये जो मेट्रो सिटीज होती है वहां पे क्विकली मेल्स को पहुंचाने का काम करता है। इसमें टोटल 6 चैनल्स आते हैं, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिक चैनल। नेक्स्ट टॉपिक कम्स हियर इज टेलीकॉम। इंडिया के पास लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है पूरे एशिया में, क्योंकि बहुत सारे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड हमारे यहाँ प्रेजेंट है। अभी एट प्रेजेंट जियो और एयरटेल सबसे ज़्यादा फेमस है। इंडिया में 60% से ज़्यादा एरियाज में STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी लगाई गई है, और इन सब चीज़ों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, और ये डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। एक चीज़ और, इंडिया में जो तुमको डेटा पैक्स मिलते हैं वो ग्लोबली सबसे सस्ता नेट पैक है। इससे सस्ता भाई साहब पूरे वर्ल्ड में कहीं नसीब नहीं होने वाला। नेक्स्ट इसमें आता है मास कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, बेसिकली लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है एंड कुछ मॉडर्न या सीरियल्स या मूवी वगैरह के थ्रू हमें अवेयर करता है बहुत से नेशनल प्रोग्राम्स, बहुत सी नेशनल पॉलिसीज के बारे में। ये अवेयरनेस फैलाने का बेसिक काम करता है, जो शायद हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर ये सब आता है। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन ये बहुत सारे टाइप्स के प्रोग्राम्स को नेशनली ब्रॉडकास्ट करता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का, तो इसी वजह से हर 1-2 महीने में कोई न्यू मूवी आते ही रहती है। एंड इन सब इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स को सर्टिफाई करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक कम्स हियर इज इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, बाइंग या सेलिंग हम विद इन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स और कंट्रीज करते हैं, वो होता है ट्रेड। एंड जब ट्रेड 2 कंट्रीज के बीच में होता है
तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला आता है लोकल ट्रेड। ये सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस के बीच में होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें क्या होता है कि कंट्री के इंपोर्ट्स और कंट्री के एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस को एनालाइज किया जाता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो इट मीन्स वो हमारा प्रॉफिट वाला केस होता है और ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट्स कम है एंड इंपोर्ट ज़्यादा है तो ये लॉस वाला सिचुएशन होता है एंड ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। और जैसे जैसे एक कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड में एडवांसमेंट आते जाते हैं देन वो एक साइन होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा और या हो भी रहा होगा तो कम हो रहा है। अब हम मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जेम्स और बेस मेटल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। मेनली ज्वेलरी, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इन सबको इंपोर्ट करते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म सिंपली मीन्स एक ऐसा सेक्टर जिसके पास ये पोटेंशियल है कि वो अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। मोर देन 15 मिलियन पीपल्स इस सेक्टर में या कह सकते हो इस टूरिज्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को एक बेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इससे हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज के बारे में एक नेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है फॉरेन टूरिस्ट में, जो कि इंडिया इसलिए विजिट करते हैं एज दे आर क्यूरियस टू सी आवर कल्चर, आवर हेरिटेज, आवर रिलीजन्स। दे वांट टू एक्सप्लोर हियर, दे वांट टू डू सम एडवेंचर हियर इन फॉर्म ऑफ टूरिज्म। और ये गुड सोर्स है रेवेन्यू का जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो गाइस इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है इधर ही। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा एंड इसके बाद मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।